इंट्रीगिंग है. let me take the gentleman on board. जी जनाब, आप लाइव हैं मेरे साथ. आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है. विटगेनस्टाइन, ये क्या वाकया है जनाब? Have you read him? Yeah, I actually quite like him a lot, but not यानी कि मेरी जो वेस्ट की फिलॉसफी से जो आमतौर पे जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है वो इट्स नेचुरल कि वो विटगेनस्टाइन से भी हो, बट आई थिंक ही इज एन अमेजिंग गाय. इसमें तो कोई शक नहीं है. That's why नाम भी ये रखा है. लेकिन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. अब कैसी है? बहुत बेहतर जनाब. जी, तो मतलब मेरा मकसद ये है कि his philosophy of religion, मतलब जी जी उसका सारा कॉन्सेप्ट जो उसकी थ्रू आउट हिज लाइफ, his work is on language first of all, concepts, meanings and particularly usage of language. तो श्योर. उसकी जो philosophy of religion है वो बेसिकली यहाँ से स्प्रिंग होती है कि you see there is a language and language has language games as it were. So anything, पहले उसका कॉन्सेप्ट था एक पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग का कि propositions हैं, there are बिल्कुल. propositions and propositions में से एक elementary proposition, anything Yeah. that could be you see descriptive या आप उसकी तरफ ostensive meaning जो कन्वे कर रहा है, तो वो तो उसने खुद ही निगलेक्ट कर दिया. लेकिन मेन जो उसका मकसद है कि जैसे कोई गेम है, उसमें किसी गेम में आप कोई कॉमन रूल नहीं ढूंढ सकते इन एनी, मतलब or if you combine all of the games there is no common rule that could be set for any particular game. इसी तरह उसने कहा था कि language has its own meaning, उसके अपने अपने यूसेज होते हैं. कुछ चीजें हैं, some things are that can be said, some Yeah. things that cannot be said. So Yeah. most particularly उसकी जो faith की, he was greatly influenced by Kierkegaard as well, who was you see a very admirer of subjectivity, कि subjective passion ही faith को जो है वो meaning दे सकता है. अगर आप Yeah. faith को prove करना चाहिए, you see, do you believe कि आप God की existence prove कर सकते हैं? Of course. लेकिन Okay. उससे पहले हम विटगेनस्टाइन की हम बात करें कि जो मैंने आगे अर्ज किया कि मेरा जो वेस्ट के फिलोसफर से आमतौर पे एक प्रॉब्लम है, नेचुरली विटगेनस्टाइन से भी वो होगा. और वो मेरा प्रॉब्लम ये है कि वेरी ऑफ्टन वो जिस चीज को मेयार बनाते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि व्हाई दैट शुड बी द केस. सो नीट्शे इज बियॉन्ड गुड एंड इविल, despite the fact कि वो accept कर रहे हैं कि there is such a thing as good and there is such a thing evil, but then going beyond that and becomes meaningless. What if that becomes meaningless? Then why should that be taken into account as a standard? क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो ना good है ना bad है ना evil है, ये नहीं कि because you are going beyond that, then how do we exactly know that it is something which we should accept or reject because it's neither good nor evil? No, that's right. Yeah, and Wittgenstein suffers from the same problem कि उनका जो chief argument Tractatus में रहा, and I respect him कि he is one of rare philosophers के जिन्होंने अपना view अपनी जिंदगी में ही change किया. तो मैं Tractatus पे उनको मैं accountable hold नहीं करूँगा because many of उसकी जो propositions थी उन्होंने वो खुद ही छोड़ दी थी बाद में. लेकिन जो बात आप कह रहे हैं इसका ताल्लुक तो Tractatus से है. The idea कि चूंकि लैंग्वेज लॉजिकली इम्परफेक्ट है, therefore ये आपकी जो भी इमेजिनेशन है या जो इनर सेल्फ है उसका ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती. It's a very interesting argument, but this is my problem with it कि अगर लैंग्वेज इम्परफेक्ट है, लॉजिकली इम्परफेक्ट है, therefore वो आपके इनर सेल्फ की, आपकी थॉट्स की वो अच्छी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती. Then how do I know कि विटगेनस्टाइन असल में क्या कहना चाह रहे थे कि उन्होंने ये बात एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल की है, एंड इट बीइंग लॉजिकली इम्परफेक्ट, हाउ डू आई एग्जैक्टली नो कि विटगेनस्टाइन यही कहना चाह रहे हैं जो उनके इस लैंग्वेज की चॉइस के जरिए मुझे समझ आई है. सो आई एम नॉट इवन श्योर वी आर ऑन द सेम पेज. ये एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करते हुए
लैंग्वेज को ही यूज करते हुए कहा है कि जो बड़े बड़े philosophers हैं उनके जो questions हैं वो absurd हैं because of the limitation of the language, but then he was using the same limitation of language when he was using that language. So this is where I have not come out से disagree कर रहा हूँ at much advanced level, at much fundamental level में कह रहा हूँ कि वो भी उसी चीज के victim हैं जिस चीज पे वो तनकीद कर रहे हैं. So that's one thing. दूसरी चीज कि उनका जो मेन आर्गूमेंट है वो खुदा के वजूद पे नहीं, मेन आर्गूमेंट उनका फिलोसफर्स पे है, रिलीजन पे जो क्रिटिक है वो तो एक सबसेट उनका उस पे थी. और किरकेगार्ड, मैं कम बात करता हूँ किरकेगार्ड पे, बट ही इज वन ऑफ दोज पीपल के मैं रात को कभी 3 बजे भी उठ के इस आदमी को पढ़ना शुरू कर देता हूँ बिकॉज आई कुडंट अंडरस्टैंड हिम, आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड हिम. इतना ज्यादा कोई आदमी जो रिलीजियस हो और मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म का बानी एक तरह का हो, इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज if you are a religious person then you should not be an existentialist, not at least in the modern sense. You should be an essentialist, which is much more, which is as a position which is much more consistent with the religion because you concede the ideas and you say कि आपकी जो purpose है आपका वो आपके being से पहले आता है and that is why you were created in the image of the creator. Kierkegaard, I don't understand. He's amazing. यानी कि मैं अगर मुझे कहे कि the person who puts me in the most of difficulty invariably, आप मुझे 10 दफ़ा पूछे मैं आपको 10 दफ़ा कहूँगा Kierkegaard. So naturally उसकी वो चीज़ें Wittgenstein में हमें नजर आती हैं आगे. तो इस हवाले से मेरा Wittgenstein से भी जो ये इस हद तक जो मेरा एतराज़ है वो है. But did he solve anything? I don't think so. And that is also true for all of, not all, if not all, at least most of the Western philosophical tradition. के there isn't much solved in there. But still, मैं Wittgenstein, in fact, मैंने एक छोटा सा ना कुछ सत्रों पे मुश्तमिल एक छोटा सा नावल लिखा था कि मोहब्बत को फ़िलासफ़ी की ज़ुबान में अगर एक्सप्रेस किया जाए तो उसका एक जुमला ही यही था कि जिसमें मोहब्बत का जो सबूत है वो उस खातून ने मांगा तो आगे से, यानी कि वो इस तरह से नावल था कि मैं फेमस जुमले जो हैं इनके या जो फेमस आइडियाज़ हैं उनको डायलॉग्स की सूरत में इस्तेमाल कर रहा था. सो जब मोहब्बत का सबूत मांगा गया तो उसका जवाब ये था कि व्हाट कैन बी शोन कैन नॉट बी सेड. सो इफ यू कांट सी इट इन माय बिहेवियर देयर इज नथिंग दैट आई कैन से व्हिच इज गोइंग टू कन्विंस यू. सो इट्स वेरी dark and cryptic. That's Wittgenstein. I love him for that. But of course, जो मेरा disagreement है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. इसमें I appreciate you appreciating Wittgenstein as well, you see. लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपने जो पहली बात की, that's why Bertrand Russell referred him as a mystic because he in the end of Tractatus he said that कि the main concepts या इसको इस तरह कहें कि जो सही बात थी जो कि Tractatus का निचोड़ था, that remains unsaid. So even if he's criticizing the forms of language या meanings of words, वो फिर भी उसने in the end वही कहा ना कि whereof one cannot speak, thereof one must be silent. So he's one of the difficult ones, you see. I really try to read him, try to understand him, but he's a problem sometimes. लेकिन उसने एक चीज persistently अपनी बात पे रखी. Tractatus के बाद की बात कर रहा हूँ, जब उसने philosophical investigations भी और blue और brown books जो उसकी थी, उसमें भी उसने faith के concept को बहुत संभाल के रखा और faith को उसने जाने नहीं दिया. So that's what brings me back to faith as well sometimes. See, even if उसने कहा कि I cannot bow down to pray, लेकिन उसने फिर भी जो subjectivism वाला मैं argument ला रहा हूँ कि उसने कहा कि अगर कोई passionate commitment है आपकी किसी चीज के साथ, if you want to believe in something, that should be your personal thing and that should remain with you as well. लेकिन language में express करना, you see, it's very difficult because there is no way I can verify. Take the example of the beetle in a box argument that he gives. If there are 5 people in a room and everyone has a box and no one knows के दूसरे के box में क्या है, तो अगर मैं उससे कहूँ कि there's a beetle, how can you verify that? But Same goes with God, you see. Look, I don't want to punch above my weight, but I think there is a solution to it.
जो जो मेरा सोल्यूशन है सर, ये सब्जेक्टिव लिमिटेशंस जो हैं लैंग्वेज की, उसके हवाले से कि लुक, अगर आमिर हक मुझे कहें कि मैंने लीमू खाया है और वो खट्टा था, I can perfectly understand what he means by that. I have no difficulty in understanding. Even though जो खट्टा टेस्ट उन्होंने महसूस किया है वो उन्होंने ही महसूस किया है, वो उनका ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। बट द फैक्ट कि मैंने भी ज़िंदगी में कभी लीमू खाया है और मुझे पता है कि खट्टा टेस्ट क्या होता है, तो उनकी इस लैंग्वेज से, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके अंदर ये लिमिटेशन है कि वो जिस खटास को मुझ तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो तो जायका है ना, तो वो जायका मुझ तक तो नहीं पहुंचा रहे, वो उस जायके की एक डिस्क्रिप्शन पहुंचा रहे हैं, बट स्टिल आई एम ओके विद दैट, आई कैन अंडरस्टैंड इट, इसलिए कि वो एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है। नाउ एक्सट्रैपोलेटिंग दिस एग्जांपल, कि अगर मेरे अंदर, मैं यानी कि एम्पिरिसिज्म वर्सेस रैशनलिज्म की जो डिबेट है, मैं प्रो रैशनलिज्म हूँ, एम्पिरिसिज्म को मैं डिनाई नहीं करता हूँ, बट इफ आई हैव टू चूज वन, आई विल चूज रैशनलिज्म एज अपोज्ड टू एम्पिरिसिज्म। तो मैं द फैक्ट के लैंग्वेज के जरिए जो चीज़ आप मुझे कहना चाह रहे हैं, आई हैव द कंसिडरेशन एंड रिगार्ड टू द फैक्ट कि इसके अंदर एक लिमिटेशन है, बट द फैक्ट कि मेरे अंदर उस चीज़ की ए प्रायरी एक डिस्पोजिशन मौजूद है और आपकी लैंग्वेज से मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं, नॉट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस बट बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, तो आई थिंक वो जो एक शॉर्ट फॉल है लैंग्वेज का, उसकी जो लिमिटेशन है वो कंपनसेट हो जाती है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आई कैन रिलेट टू दैट बेस्ड ऑन माय ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। सो दैट माइट बी अ सॉल्यूशन टू इट, एंड आई थिंक दैट इज द सॉल्यूशन टू इट, बिकॉज अदरवाइज आप पूरी दुनिया को किस तरह से, हाउ वुड यू मेक सेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन between people, history of communication between nations, and even your interpretations आप जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, if there is nothing inner a priori which supports those material words, then how would you make sense of anything, I'd ask. So I think there is a solution to it. I can partially agree to that, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि डिस्टिंक्शन आ जाती है दो चीजों में, अगर फिजिकल और मेटाफिजिकल चीजों को देखा जाए। डोंट यू Of थिंक course. कि metaphysical things cannot be, सर आपकी आवाज़ फिर बहुत कम हो गई है जी, no, don't you think metaphysical things cannot, the things as it were, you see, they cannot be verified by another person, you see, तो जो उसका concept of private language है कि private language cannot exist, एक बंदा I think अपनी it can language, be. Sorry मैंने आपकी any बात काट argument? दिया, sorry आप बात करें आप, sorry. नहीं, मुझे आप कोई आर्गुमेंट देना, प्राइवेट लैंग्वेज हाउ कैन इट एग्जिस्ट लॉजिकली, मुझे इसके थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाएं। देखिए, जो मैंने आगे अर्ज किया ना कि उसकी लिमिटेशन को हम डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन को हम कंपनसेट करते हैं बेस्ड ऑन आवर ए प्रायरी असम्पशंस, या ए प्रायरी आप कह लें कि जो हमारी डिस्पोजिशंस जो पहले से मौजूद हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मेटाफिजिक्स, जो आपने कही, खुशबू एक मेटाफिजिकल चीज़ है, इवन दो आप उसकी मोलेकुलर प्रॉपर्टीज़ को हवा के अंदर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड यू कैन रिड्यूस इट टू अ मैटर, लेकिन जो उसकी खुशबू है उन टाइनी मॉलिक्यूल्स से जो 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 एमिट होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो दैट्स मेटाफिजिकल। जो ही मैं आपसे कहूँ कि गुलाब की खुशबू ऐसी होती है, मैंने अपने अल्फाज आप तक पहुंचाए कि यार उस चीज़ की खुशबू ऐसी थी जैसी गुलाब की खुशबू होती है, मैंने आप तक गुलाब की खुशबू नहीं पहुंचाई है, मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है उस चीज़ का जो ए प्रायरी नॉलेज के तौर पे आपके जहन के अंदर मौजूद है। मेरे अल्फाज उसके साथ कनेक्ट करते हैं मेटाफिजिकली, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक सेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। ऑब्वियसली अगर आपने कभी गुलाब की खुशबू का पता ही नहीं है तो फिर तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि विद द असम्पशन दैट यू नो इट, वो जो ए प्रायरी नॉलेज है पीछे, उसके साथ जो लैंग्वेज है वो कनेक्ट करती है। एंड आई थिंक पर्टिकुलरली इन द मैटर ऑफ फेथ्स, तो ये मेटाफिजिकल मामला तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए ना, तो कोई इंसान जब कहता है कि मैं कोई बुरा काम करने लगता हूं तो मेरे अंदर मुझे कोई रोक रहा होता है, इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव। मैं ये अल्फाज में बयान कर रहा हूं एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट बिकॉज यू कैन फील व्हाट आई फील, बट you can understand is because this is exactly how you felt. And that feeling is metaphysical. It's not a physical thing. So I think when it comes to metaphysics, it actually is easy to explain.
एनीवे दिस इज मैं बात करते हुए साथ सोच भी रहा हूँ, एंड आई थिंक दोबारा मैं सोचूं तो शायद मैं अपना व्यू थोड़ा सा वो डिफर कर लूं, बट एज वी स्पीक दिस इज हाउ आई एम मेकिंग सेंस ऑफ इट. that's right. I but इसमें अगर एक और चीज हम देखें कि फॉर एग्जांपल इफ यू टेक पेन अगर एक मेटाफिजिकल चीज है, यू सी यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ पेन, इवन इट could be a psychological pain, even it could be a physical pain, but we'll take the example of the mental or the psychological pain. If you were to say to me that I am in pain, Yeah. I do not have a way to certainly verify that. You could be lying. You Yeah. could you cannot express that. That's what I'm saying. कि आप उसको अगर express करने लाएंगे, तो Yeah. I do not have a way to verify that, and I do not have a way to understand that because that's not a common thing. जो मेरे साथ भी उसी तरह गुजरी है और आपके साथ भी उसी तरह गुजरी है. There can be some sort of differences, and उसको Yeah. express करने के लिए if we have chosen a word pain, तो वो एक common understanding तो convey करेगी, but it cannot convey any reality or any sort of But if thing. you are familiar with the pain, then wouldn't that be a compensation for it? That would be a compensation, but that could not uh, particularly refer to that thing. See, No, of course not. जो आपका दर्द है वो आपका ही दर्द है. यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो इसकी लिमिटेशन है वो कंपनसेट हो सकती है बेस्ड ऑन योर a priori knowledge. In this case, pain. You know what pain feels like. Right? अब मिसाल के तौर पे जैसे एक मिसाल बनी हुई है, मिसाल नहीं एक मजाक बना हुआ है कि ये जो पाँव की सबसे छोटी उंगली होती है ये दरवाज़ों, सोफ़ों, कुर्सियों की टांगों के साथ लगने के लिए होती है बिकॉज़ द डैम थिंग हिट्स इट अगेन एंड अगेन. तो अगर आप मुझे कहें कि मेरी छोटी उंगली में ऐसे दर्द हुआ जब वो सोफ़े के साथ लगी, आई नो एग्ज़ैक्टली व्हाट यू टॉकिंग अबाउट बिकॉज़ I've suffered that. तो मैं आपके पेन को नहीं फ़ील कर रहा, लेकिन मैं अपने पेन को रिकॉल कर रहा हूँ और मुझे वो रिकॉल वो जो रिकॉल मैं कर रहा हूँ इज़ बेस्ड ऑन द वर्ड्स, द डिस्क्रिप्शन दैट यू शेयर्ड विद मी. अच्छा, इससे ना थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें कि एक अजीब चीज इस हवाले से भी है कि Wittgenstein and logical positivism, I mean, they're very much connected, and the whole group of the Vienna Circle and whatnot. लेकिन ना सिर्फ ये कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने जो पॉजिटिविस्ट नजरियात हैं उनको गलत साबित किया. That's probably because it's one of the reasons कि शायद ट्रैक्टेटस की बहुत सी बातों से खुद ही जो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें वो खुद ही हट गए थे पीछे. मैं ये नहीं कह रहा कि 1950s में पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया था, लेकिन ऑब्वियसली उसकी बेसिस तो आ चुकी थी. और दूसरे के वी हैव अनदर वेरी पावरफुल फिगर जिनको मैं बहुत तो नहीं समझ पाता, but I try because when it comes to the abstract logic I'm okay with it, but when you use the mathematical logic that's where I really struggle. मैं रेफर कर रहा हूँ C.S. Lewis की तरफ. He is also a logician, Vienna Circle, this and the other. लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज करते हुए, एक्सियम्स को यूज करते हुए, प्रेमिसेस को यूज करते हुए मैथमेटिकली खुदा के वजूद को साबित किया. Even though it was a classic Alsom's ontological argument, लेकिन उसके अंदर एक philosophical abstraction थी, इसके अंदर mathematical specificity थी, तो उन्होंने उसको रिवाइज किया, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज किया with numbers and all that. तो the fact कि ये हो सकता है seems to suggest कि जो positivist ideas थे या जो logical कि आप सिर्फ logic की बेस पे ही चीज़ों को आप समझ सकते हैं और लैंग्वेज के तौर पे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट सीम्स टू मी दैट इट हैज़ अ वेरी टाइट लिमिटेशंस, क्योंकि उसके बाद बड़े जल्दी हम पोस्ट मॉडर्न दौर में भी चले गए विद इन 20-30 ईयर्स, 34 ईयर्स, और उसी नज़रिए के एक आदमी ने लॉजिकल बेसिस पे मैथ्स की बेसिस पे खुदा के वजूद को साबित किया, विच इज़ वेरी मच, आई मीन अगर विटगेनस्टाइन के ट्रैक्टेटस के नजरियात अगर ठीक होते तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो सकता था. आपका क्या टेक है इस पे? C.S. लुइस की मैथमेटिकल एग्जिस्टेंस
जो उन्होंने प्रूव किया उस पे तो मेरा कोई कमेंट नहीं होगा इस टाइम, लेकिन उन्होंने जो डिमांड, इंसानी ख्वाहिशात, उनको इस दुनिया में पूरा ना होने की वजह से एक जो एक डिमांड फॉर अ डे आफ्टर, वो काफी कन्विंसिंग है. यू सी, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ पास्कल वेजर, who particularly refers के they cannot prove it rationally either ways, Yeah. so we have to go for a gamble. हमें गैम्बल की तरफ जाना पड़ेगा. 50-50 is the Yeah. ratio. तो अगर और इसके साथ एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि आई वांट दैट देयर शुड बी अ गॉड, बिकॉज वही फैज वाली बात है ना कि जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है. वही वाली बात है कि यू सी जो मजलूमियत है इस दुनिया में, द वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल. इफ वी रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फ्रॉम हियर, then we are left on the hands of the oppressors, you see. So So, that is more convincing to me okay, when it comes to it is convincing, and there is also something to it. जो डिमांड फॉर जस्टिस या हेयर आफ्टर की है, ये बात पहले मेरे जहन में नहीं, लेकिन आपसे बात करते करते मेरे जहन में, और यही पढ़े लिखे लोगों से बात करने का फायदा होता है कि आपके जहन में वो कनेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं. आई थिंक दिस वी कैन ट्रैक बैक टू कांट एज वेल, कि जो उनका मॉरल आर्गुमेंट फॉर गॉड है, पार्ट ऑफ विच इज, ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, लेकिन ये उसका एक इम्प्लाइड मतलब है कि लोग, इंसान एक बड़ा अडेप्टिव किस्म की बीइंग है ये. कोई चीज़ हो, ये उससे अडेप्ट कर लेता है, लेकिन और जो चीज़ उसके पास नहीं होती, ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता भी नहीं कि अगर ऐसा होता वैसा होता. फॉर एग्जांपल, हर इंसान के 2 हाथ होते हैं स्टैंडर्ड, ओबियसली मैं माजूर लोगों की बात नहीं कर रहा, बट वी डोंट स्पेंड आवर डे एंड नाइट थिंकिंग अगर 3 हाथ होते तो कैसे होते, या अगर हम उड़ सकते तो कैसे होते. वी आर ओके विद वॉकिंग, वी आर ओके विद रनिंग, वी आर ओके विद 2 हाथ एंड दिस एंड द अदर. सो द फैक्ट दैट इज नो देयर, वी आर नॉट कंसर्न विद इट. लेकिन फॉर एज फार बैक एज पॉसिबल, जितना हम हिस्ट्री में जाते हैं, हमें ओप्रेशन नजर आती है, जुल्म नजर आता है, एंड वी नेवर गेट यूज्ड टू इट. दिस इज वेयर कांट बिकम्स ब्रिलियंट. आई मीन जो स्ट्रक्चर है आर्गुमेंट का, इट गोज समथिंग लाइक दिस, कि अगर हमें इस दुनिया में अदल मिलता भी नहीं है और अदल की ख्वाहिश भी खत्म नहीं होती है, तो इसका मतलब यह है कि देर इज एन एजेंट जिससे हम अदल की मुसलसल कोशिश की ख्वाहिश कर रहे हैं. इसलिए कि अगर अदल को रेंडर करने पे हम खुद कादर होते तो हम कर चुके होते, और अगर खुद कादर ना होते तो उसकी डिमांड भी ना होती. जैसे उड़ने की डिमांड नहीं है, 3 हाथ होने की डिमांड नहीं है, कि हम उस चीज पे कादर जो नहीं है. लेकिन इन दोनों चीजों का, कि अदल का मिलना भी ना हो और उसकी डिमांड भी खत्म ना होना, इसका मतलब ये है कि देर इज अ हायर ट्रांसेंडेंट बीइंग जिससे हम ये तकाजा कर रहे हैं कि अदल हो, फॉर विच इट इज लॉजिकली कंसिस्टेंट टू थिंक कि फिर कोई एक ऐसा जहां जरूर होगा जहां पे अदालत लगेगी, और उस अदालत का जो काजी होगा वो सारे फैक्ट्स भी जानता होगा, यानी कि उसका इल्म केस के एक एक उनसर पे मुहित होगा, और वो सजा देने पे कादर भी होगा. और यानी सजा देने से मुराद सजा सुनाना, यहाँ पे कि सजा सुनाने पे कादर भी होगा, और अपनी सजा जो उसने सुनाई है वो सजा को इम्प्लीमेंट करने पे भी कादर होगा. तो यानी कि वो कयामत का जो है, सजा जजा का जो कॉन्सेप्ट है, वो उसको फिलोसॉफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर अनयील्डिंग डिमांड फॉर जस्टिस, जो हजारों साल की ऑपरेशन के बाद भी खत्म नहीं होती है. C.S. Lewis might have taken a leaf from that book. मैंने बात सोची नहीं थी, but maybe we can create a link there, which again goes to show कि जो abstract ideas हैं उनको फिर बाद के philosophers किस तरह से डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, जैसे विटकिंस्टाइन ने किरकेगार्ड को दिया, या C.S. लुइस ने लॉजिकली कांट को इम्प्रूव किया. ये पता है मुझे अब रात की जागनी पड़ेगी, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा. मैं भी हम लाइव बात कर रहे हैं और मैं बगैर तैयारी के बात कर रहा हूँ. हम सेइंग समथिंग रॉन्ग, अगर कांट से उन्होंने कुछ नहीं लिया, देन प्रोबेबली वी आर मिसलीडिंग. तो अगर ये इंटेलेक्चुअल जुल्म कर रहे हैं तो फिर ये गवाह रहिएगा कि मैं और आप दोनों करेंगे, ये इल्जाम सिर्फ मुझ पे नहीं आना चाहिए. शेयर्ड. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसी ठीक है, उसकी एक नीड पैदा होती है मॉरली स्पीकिंग, बट जो रिलीजन हमें हायरार्कीज का कॉन्सेप्ट देता है, दर्जात का कॉन्सेप्ट देता है, इधर भी और
आने वाली जिंदगी में भी, हम्म। but that doesn't sort it out, you see। अगर आगे जाके भी दर्जात ही होने, जो हायरार्की का कॉन्सेप्ट है इस दुनिया में, इसको क्रिटिसाइज भी किया पोस्ट मॉडर्निज्म में, इंस्टीट्यूशनलाइज जो चीजों को कर दिया सॉरी, आपकी आवाज फिर बहुत कम हो गई है। गया। जो पोस्ट मॉडर्निज्म में मिशेल फूको ने उसको क्रिटिसाइज भी किया है कि हम्म। इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया हर चीज को, लेकिन उनके उसके उसके अंदर जो है वही कॉन्सेप्ट नीचे वाला कि पावर एक्सरसाइज हो रही है ड्यू टू नॉलेज। तो अगर इसी बेस पे ही आखिरत में भी दर्जात होंगे तो हाउ कैन इट सॉर्ट आउट द ऑपरेशन, यू सी। ऑपरेस No, it has nothing to do with it actually, क्योंकि अगर आखिर देखें, हम जब ये बात खालिक के हवाले से करते हैं तो हमारा व्यू ये नहीं है, इवन फलसफे में भी हमारा व्यू ये नहीं हो सकता कि अदल का मतलब ये होगा कि एग्जैक्टली जो आप अदल समझते हैं आपको वही मिले। बल्कि हम ये कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं ना कि देयर इज अ ट्रांसेंडेंट बीइंग, तो हम ये कंसीड कर रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग ओमनिशेंट ऑफ द ट्रांसेंडेंट बीइंग, वो हमारे नॉलेज को सुपरसीड करेगा, उससे आला वरफा होगा। विच इज टू से कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को एक पर्टिकुलर मकाम दिया है, तो मैं अपनी लिमिटेड अकल और इल्म को बेस बना के उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि मैंने मान जो लिया कि टर्म्स एंड कंडीशंस में कि तेरा इल्म हर चीज़ पर मुहित है और मैं लिमिटेड हूँ। एंड दिस इज प्योर फिलोसफी वी आर डिस्कसिंग। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, कि थियोलॉजिकली स्पीकिंग तो हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह का कि जो बख्श देने की सलाहियत है वो उसके अदल से भी ज़्यादा ऊपर है। सो एक इंसान है, उसने यूनिवर्सिटी में वो नहीं गया, उसने रातें उठ के पढ़ा नहीं है, लेकिन अल्टीमेट नॉलेज कि उसका खुदा के साथ क्या ताल्लुक है, वो मखलूक है, अल्लाह ताला खालिक है, वो इस हकीकत की थ्योरी को नहीं बल्कि इस हकीकत की हकीकत को पा लेता है। और वो एक दफ़ा कोई ऐसा काम कर देता है जो बाकी सारी दुनिया के जो उलमा हैं उन्होंने भी नहीं किए, यानी कि उलमा ने बहुत ज़्यादा बढ़ के किए लेकिन ये वाला काम नहीं किया। फॉर एग्जांपल अपनी ज़िंदगी दे दी किसी के दिफा में एंड सो फोर्थ। तो इसके एवज अगर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें वो कुछ मिलेगा जो उलमा को भी नहीं मिला, तो अब उलमा ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। एंड दैट वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन फिलोसॉफिकली कि देखें, आप इस तरह की जिद वहां पे करते हैं जहां पे आप स्टेक होल्डर होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के दरमियान या नहीं हुआ, ये चीज़ डिटरमिन करने के लिए तीन चार चीज़ देखी जाती हैं कि उसके अंदर जो है वो इनविटेशन टू ट्रीट थी, ऑफर थी, एक्सेप्टेंस थी एंड सो फोर्थ। उसके अंदर एक चीज़ है कंसिडरेशन थी। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ डेट्रीमेंट किसी ना किसी सूरत में अगर हुआ है तो आपके पास एक फिर वाइबल क्लेम है, अगर नहीं है तो फिर वो आपका क्लेम नहीं होगा। सो द क्वेश्चन इज कि अगर अल्लाह ताला एक आदमी जिसने कोई ज़िंदगी में बज़ाहिर अच्छे काम नहीं किए हुए हैं, मैंने उससे ज़्यादा अच्छे काम किए हैं और मुझे वो दर्जा नहीं मिलता जो उस आदमी को मिल जाता है, इस सारे कॉन्ट्रैक्ट में मेरी कंसिडरेशन ही क्या है, यानी कि जन्नत बनाने में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके फैसला करने में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरी अपनी एग्जिस्टेंस में मेरी क्या सही थी। एंड इफ द आंसर इज नथिंग, तो इसका मतलब यह है कि आई हैव नो वैलिड केस कि उस आदमी को मुझसे बड़ा दर्जा क्यों मिला है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक सेंस ऑफ इट। दैट्स राइट। इसी तरह करनी है फिर तो जूसी, फिर तो अगर कोई मिसाल के तौर पे आपने ओमनिशियंस का जो कॉन्सेप्ट दिया है कि इफ देयर इज अ बीइंग दैट वी कैन से, या लॉजिकली हम इस डिडक्शन तक पहुंचे हैं कि कोई ऐसी बीइंग होनी चाहिए जो ओमनिशियंट हो। यू सी, ओमनिशियंस, आई 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 कैन नॉट अंडरस्टैंड ओमनी हाउ कैन वन बी ओमनिशियंट, बिकॉज एक पैराडॉक्स है उसमें। Okay, the which problem is with all the problem with all knowing and unknowing is the same, because if one knows everything then there is nothing to know. Well, there yeah. is nothing that one doesn't know, and but if one doesn't know anything, तो उसका भी उल्टा ही मतलब, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मेरे पास जानने के लिए कुछ भी नहीं है, as is the case with all knowing, then how Yeah. do I know that I am the all knowing? You see, that's problematic sometimes for me as No, well. it isn't. You have to repeat yourself कि अगर अगर मैं सब कुछ जान चुका हूं तो फिर मुझे कैसे पता कि अगर मैं सब कुछ जान चुका हूँ तो मेरे पास कुछ जानने के लिए नहीं है। या See, तो how can I know कि I am the all knowing, because I do not have anything to know.
Okay. Because knowing There's a just give me 1 second. sure, Because sure. what I believe is that knowing and unknowing goes parallel. You see, they go side by side, और उनको हम जुदा नहीं कर सकते. I know because I don't know. I don't know because I know. So that's a paradox there, don't you think? No, it isn't. इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं. पहली बात है ये कि नोइंग और अननोइंग पैरेलल इस हवाले से हो सकते हैं कि टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नोइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट नोइंग. सो यस, इस हद तक तो हैं, लेकिन knowing is something that actually is a positive property. I mean, it's good to know rather than not to know. तो वो उसके पैरेलल तो नहीं हो सकता. दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहना कि अगर मैं सब कुछ जान चुका हूँ and there is nothing else for me to know, that implies कि there was a time when I didn't know these things. तो आप सब कुछ जान चुका हूँ तो then it questions it may have some sort of validity. लेकिन हमारा अल्लाह ताला के हवाले से ये क्लेम ही नहीं है और ना अल्लाह ताला का ये क्लेम है कि वो Space सब और कुछ time जान के चुका बारे. है. सही है. हम ना ये बिल्कुल ऐसे कोई इंसान ये कहे कि जैसे जो इमाम गजाली का आर्गूमेंट है जो कलाम को कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट के फॉर्म में आजकल अवेलेबल है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट. तो लोग पूछते हैं कि अच्छा फिर अल्लाह ताला को किसने बनाया? बट द आंसर देयर इज everything that begins to exist has a cause. हम तो ये कहते नहीं है कि अल्लाह began to exist at some in temporal sense कि at some point in deep time अल्लाह ताला एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया. ये तो दावा ही नहीं है. ऐसे ही हमारा तो दावा ही नहीं है कि at some point अल्लाह ताला आलमुल गैब हो गए. नो, हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जैसे वो एक अज़ली ज़ात हैं ऐसे ही उनका इल्म जो है वो एक अज़ली ज़ात अज़ली चीज़ है कि वो हर चीज़ को पहले से ही जानते हैं. इवन द थिंग्स that have not came into our experience yet, लेकिन वहाँ पे वो रजिस्टर्ड हैं. तो इसलिए मेरे ख्याल में ये आर्गूमेंट जो है ये बहुत दूर नहीं जाएगा. लेकिन सर इस टाइप पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इसलिए कि सर मैं भी आपसे इजाजत आमिर लेने भाई लगा जितने था. खामोश बैठे हुए हैं नहीं मुझे नहीं 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 कैफर भाई, मैं तो बड़ी मजे की आप लोगों की गुफ्तगू साथ सुन रहा था, साथ चाय एंजॉय कर रहा था और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही No, इंशाल्लाह it is आगे इंडियन very, सर, very enlightening. Very दोनों enlightening. भाइयों से मैं बस एक ही कमेंट लीव करके जाना चाहूंगा कि आई डोंट नो इफ देयर इज अ गॉड बट आई वांट दैट देयर शुड बी अ गॉड. थैंक यू. आते जाते रहा करें इंशाल्लाह. We will get to a point. थैंक यू थैंक सर. यू. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.